इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कुछ किताबें इसको कैपिटल यू करके लिखती हैं और कुछ किताबें इसको कैपिटल ई करके लिखती हैं। तो इंटरनल एनर्जी को समझ लो। इंटरनल एनर्जी क्या है? दिस इज given as the sum of all microscopic energies possessed by molecules in a system. For example, internal energy is given as energy of vibration of molecules plus energy of oscillation of molecules plus energy kinetic plus energy translational एंड सो ऑन। सारे मॉलिक्यूल्स की जो माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज हैं, उन माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज का जो सम होता है उसे इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो इंटरनल एनर्जी एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर निकाली जा सकती है। हम लोग उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तभी निकाल सकते हैं अगर हमको वाइब्रेशनल एनर्जी, ऑसिलेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी और ये सारी टाइप की माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज का पता हो कि इनकी वैल्यूज कितनी है। वो बात अलग है कि एक मॉलिक्यूल के लिए ये सारी चीजें निकालना पॉसिबल नहीं होता। साइंटिस्ट कहते हैं स्टैटिस्टिकल बेसिस पर एक वेसल में 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हर मॉलिक्यूल के लिए हम लोग स्टैटिस्टिकल ग्राउंड्स पर भी इन सारी एनर्जीज का सम नहीं निकाल सकते। एज अ रिजल्ट हमारे लिटरेचर्स, हमारे चैप्टर्स भी हमको यही चीज पढ़ाते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। हम ये नहीं बता सकते कि इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। कारण बताने को बता सकते थे अगर हमारे पास ये सारी माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज का सम प्रेजेंट होता, हमें इन सारी माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज के बारे में मालूम होता, लेकिन हमें इन माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज के बारे में मालूम नहीं होता। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, काइनेटिक, ट्रांसलेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज प्रेजेंट विद द मॉलिक्यूल, ट्विचिंग एनर्जीज, क्रिस क्रॉसिंग एनर्जीज, हमें नहीं पता कि ये सारी वैल्यूज क्या है। तो एज अ रिजल्ट हम लोग इंटरनल एनर्जी के साथ ही लिख देते हैं कि ऑल्दो इट इज गिवन एज द सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम, it is given as the sum of all microscopic energies possessed by molecules in a system, and it is given as this complete descriptive formula. It is the sum of all microscopic energies. However, absolute value of internal energy cannot be evaluated. Only चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी फाउंड। ये बता सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू में चेंज क्या आ रहा है। हम ये बता सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू में चेंज क्या आ रहा है। इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू बताना पॉसिबल नहीं है। यह बताना संभव नहीं है कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू सिस्टम के लिए क्या है। लेकिन अगर एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करता है, तब हमें इस बात का आइडिया लग जाता है कि अगर वो चेंज करा है तो इस इंटरनल एनर्जी के चेंज की वैल्यू क्या होगी। चेंज तो हमारी वजह से होगा। इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज या तो वर्क करने की वजह से होगा या हीट सप्लाई करने की वजह से होगा। किसी फॉर्म में आप किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाओगे या इसकी इंटरनल एनर्जी घटाओगे। तो साइंटिस्ट कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड। ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी फाउंड। आप इंटरनल एनर्जी में चेंज निकाल सकते हो, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। तो इवेंचुअली हमारे फाइनल और इनिशियल के हिसाब से हम यह बोल सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई will be equal to E2 minus E1 can be found as this change occurs due to
आइदर वर्क और हीट, या तो आप काम करके इंटरनल एनर्जी में चेंज करोगे, या फिर गर्म करके, हीट करके, या ठंडा करके इंटरनल एनर्जी में चेंज करोगे। तो साइंटिस्ट बोलते हैं डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये तो निकल सकता है, लेकिन इसमें ना तो E2 की वैल्यू निकल सकती है और ना E1 की वैल्यू निकल सकती है। ना तो हमें E1 पता होगा, ना हमें E2 पता होगा। हमें अगर पता होगा तो सिर्फ E2 माइनस E1 पता होगा। हम चेंज बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि चेंज या तो हीट की वजह से होगा या फिर वर्क की वजह से होगा। कितना काम किया यह भी हमें पता चल जाएगा, कितना हीट प्रोवाइड किया यह भी हमें पता चल जाएगा, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में एक चेंज आ रहा है। उसके अलावा इंटरनल एनर्जी is the quantity of heat possessed by a system at constant volume। अब मान लो मैंने किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, उससे उसका टेम्परेचर चेंज हुआ, तो जब उसका टेम्परेचर चेंज हुआ तो जरूरी बात है उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई होगी। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपने हीट प्रोवाइड की किसी सिस्टम को, जरूरी बात है ऐसे में आपका सिस्टम काम तो कुछ नहीं कर रहा क्योंकि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो Q विल बी गिवन एज M इंटू CV इंटू डेल्टा T। देन दिस Q is can also be written as delta E, that is internal energy change। तो इंटरनल एनर्जी चेंज एक्चुअली Q का ही फॉर्म है, डेल्टा E जो है वो Q का ही फॉर्म है। वो बात अलग है कि इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड पर मोल, लेकिन Q जो है वो मास के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े आराम से, मैं बता दूंगा कि आगे कैसे करते हैं। तो Q कैन बी गिवन एज MCV डेल्टा T, वेयर CV विल बी स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वो कहता है कि वैसे इंटरनल एनर्जी is the quantity of heat, it is the quantity of heat possessed by a system under constant volume conditions। आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट एक सिस्टम को प्रोवाइड करते हो, उस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करने से उसका इंटरनल एनर्जी कंटेंट चेंज हो जाता है। तो इंटरनल एनर्जी कंटेंट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन, अगर इसको मैं डेल्टा ई करके इंटरनल एनर्जी करके लिखूं तो वो टेम्परेचर का फंक्शन है। तो हमारा अगला पॉइंट हमें यही बताएगा, इंटरनल एनर्जी is a direct function of temperature if temperature does not change then internal energy change विल बी इक्वल टू जीरो। अब इंटरनल एनर्जी के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम लोग ये मेंशन करते हैं, ये नोट करना ये जरूरी है, ये सब चीजें अभी हम सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज कर रहे हैं। आगे चल के जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ही हमारे लिए ये सारे चीजें जो हम पढ़ रहे हैं समय, ये सारे हमारे बहुत काम आएंगी। इंटरनल एनर्जी इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है, जो कि मुझे झलक यहां से मिली थी कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, टेम्परेचर का फंक्शन है। इफ टेम्परेचर डज नॉट चेंज, अगर टेम्परेचर बदलता नहीं है किसी सिस्टम के लिए, निश्चित रूप से उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज भी जीरो आ रहा होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज भी नहीं होगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, जरूरी बात है कि अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू में भी चेंज नहीं आ रहा है। सो अब हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में ये जो चीजें सीखी हैं ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी हैं, इंटरनल एनर्जी को बहुत यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग यहां पे केमिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। एंड में थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का कॉमन है, लेकिन बात तो केमिस्ट्री की हो रही है। तो इसीलिए हम लोगों को यहां पे एक और फैक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा जिसे हम लोग एंथैल्पी बोलते हैं। नाउ दिस इज द हीट कंटेंट present with the system at constant pressure।
अगर कोई कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सिस्टम के अंदर हीट कंटेंट हो तो उस हीट कंटेंट को हम लोग एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। तो जरूरी बात है कि इंटरनल एनर्जी की तरह ही दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू of enthalpy can again not be found only change in enthalpy कैन बी मेजर्ड। एंथैल्पी हीट का ही फॉर्म है, लेकिन उस सिस्टम के अंदर जिस सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट हो, लो ये तो बहुत सारे होते हैं। लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब है, अब टेस्ट ट्यूब में आपने लिक्विड डाला हुआ है तो लिक्विड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ही है ना। बीकर है, कॉनिकल फ्लास्क है, जिसके अंदर आप लिक्विड डाल के रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो रिएक्शन तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ही हो रहा है। ओपन वेसल्स होते हैं, ओपन आपका समुंदर है, लेक है, सब कुछ है, जहां पर आप लकड़ी जला रहे हो तो ओपन 1 प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ही जला रहे हो। साइंटिस्ट कहते हैं जो आपके सिस्टम का हीट कंटेंट होता है एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस, उसको हम लोग एंथैल्पी चेंज की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहता है एब्सोल्यूट वैल्यू तो एंथैल्पी की भी नहीं निकलती, क्योंकि ये हीट है तो हीट जरूरी बात है, कुछ मॉलिक्यूलर मोशंस का सम ही होता है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, इंटरनल एनर्जी की नहीं निकाल सकते तो एंथैल्पी की भी नहीं निकाल सकते। फिर क्या निकाल सकते हो? जरूरी बात है उसमें चेंज। तो एंथैल्पी चेंज हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं, क्योंकि चेंज जो एंथैल्पी में होगा वो हमारी किसी चीज की वजह से होगा, हमारे वर्क डन करने की वजह से होगा, या हमारे हीट सप्लाई करने की वजह से चेंज हो रहा होगा। एंथैल्पी में अगर चेंज आता है तो वो हमारी वजह से आता है। तो साइंटिस्ट कहते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन अगेन नॉट बी फाउंड, ओनली चेंज इन द एंथैल्पी प्रोसेस कैन बी मेजर्ड। वंस अगेन एंथैल्पी चेंज is also a function of टेम्परेचर। जैसे इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, एंथैल्पी चेंज भी टेम्परेचर का फंक्शन है। तो साइंटिस्ट बोलते थे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन अगेन नॉट बी फाउंड, ओनली चेंज इन एंथैल्पी कैन बी मेजर्ड। एंथैल्पी चेंज इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसके अलावा understand what are state parameters or state functions. These are those thermodynamic variables whose values depend only on the initial and final state of the process and not on how the process is achieved। देखो, जब कोई प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स वेरी करते हैं। कोई चीज बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, फिर और घटती है, और घटती है, फिर बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, फिर घटती है। साइंटिस्ट कहते हैं तो इरेटिक है। आप जैसे किसी एक प्रोसेस को डिफरेंट स्टेट्स के थ्रू ले जाते हो तो जरूरी बात है कि कुछ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स की स्टेट बाय स्टेट, स्टेप बाय स्टेप वेरिएशंस होती रहती है। स्टेट फंक्शंस या स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट पैरामीटर्स वो सारे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं जिनकी वैल्यू आपके सिस्टम की सिर्फ इनिशियल और या उसकी फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। इस चीज के ऊपर कतई निर्भर नहीं करता कि आपने वो प्रोसेस कैसे चलाया था। तो वो कहता है दीज आर दोज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स
whose values depend only on the initial and final state of the process. ये आपके प्रोसेस की इनिशियल स्टेट और उसके फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड नॉट ऑन हाउ द प्रोसेस इज अचीव्ड। इसलिए मान लो कि एंथैल्पी चेंज जो है वो पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा। साइंटिस्ट कहते हैं ना, प्रोसेस के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वो फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी होगा। इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच में क्या हुआ। अगर हीट कहीं अब्सॉर्ब की तो हीट कहीं पर रिलीज भी की, तो नेट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज या अब्सॉर्ब फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट करके निकल जाएगा। तो इसमें एग्जांपल्स, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, जी फ्री एनर्जी को बोलते हैं, ये आगे चल के आएगा। एस एंट्रोपी को बोलते हैं, ये भी आगे चल के आएगा। ये सारे पैरामीटर्स, एच एंथैल्पी का, ई इंटरनल एनर्जी का, ये दो तो आपको पता चली गए। उसके अलावा फ्री एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी भी एक स्टेट फंक्शन है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन, हम लोग रिएक्शन को ले लेते हैं क्योंकि वही हमारी केमिकल एस्पेक्ट भी है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि सर रिएक्टेंट अलग अलग मोड से निकल के फाइनली आकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट आपने स्टार्ट में लिया, उसके कोई इंटरमीडिएट बना, फिर उसका दूसरा इंटरमीडिएट बना, फिर तीसरा इंटरमीडिएट बना, और एंड में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के लिए एंथैल्पी चेंज will be given as sum of enthalpy of products minus sum of enthalpy of reactants। ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब यह है कि उस प्रोसेस के लिए जो पैरामीटर की वैल्यू होगी वो आपके प्रोसेस के फाइनल माइनस इनिशियल के ऊपर डिपेंडेंट होगी, इस चीज के ऊपर नहीं कि वो प्रोसेस कैसे हुआ। प्रोसेस का जो फ्लो होता है, प्रोसेस के जो स्टेप्स होते हैं, ये आपकी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर की वैल्यू गवर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। सिर्फ प्रोसेस की जो फाइनल स्टेट होती है माइनस प्रोसेस की जो इनिशियल स्टेट होती है, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो डेल्टा एच के लिए जैसे हम लोगों ने लिख लिया, किसी रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट अलग अलग इंटरमीडिएट्स के थ्रू होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अब मैंने पूछ लिया कि भाई एंथैल्पी चेंज क्या रिएक्शन का, तो आपने बोला सर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्शन में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन के दौरान बीच में वो क्या बना था क्या नहीं बना था, हमें बस इस चीज से मतलब है कि फाइनली वो प्रोडक्ट बना था कि नहीं। हाँ वो बना था, तो बस सर फिर फाइनल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस विल गिव यू डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। यही चीज जो डेल्टा एच के लिए आपने यहां पे मेंशन की है, वो आप किसी भी और स्टेट फंक्शन के लिए मेंशन कर सकते हो कि इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन डेल्टा ई will be given as sum of internal energy of products minus sum of internal energy of reactants। यही चीज आप चाहते तो फ्री एनर्जी के लिए और एंट्रोपी के लिए भी लिख सकते हो। स्टेट फंक्शन या स्टेट पैरामीटर का सिंपल मतलब यह हो गया कि ये कोई ऐसे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं जिन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स की वैल्यू प्रोसेस की फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंडेंट होते हैं, और इस चीज के ऊपर नहीं कि इंटरमीडिएट में बीच में आपका प्रोसेस में क्या हो रहा था क्या नहीं। तो इवेंचुअली ये स्टेट पैरामीटर्स पढ़ने के बाद लेट अस लुक एट डिफरेंट प्रोसेसेस। इतनी देर से तो बात कर रहे हैं प्रोसेस में ये हो रहा है, प्रोसेस में वो हो रहा है, तो प्रोसेसेस में भी देख लेते हैं कि और कौन से प्रोसेसेस हैं हमारे यहां पर। सबसे पहले तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस है। हियर temperature remains constant, that is delta T is equal to 0। आइसोथर्मल का मतलब, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ऐसे प्रोसेसेस है जो जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बहुत आसान है, ह्यूमन बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर पे फंक्शनल है। आप चाहे गर्मी में निकल जाओ चाहे आप सर्दी में निकल जाओ, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहेगा। इसका मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर होने वाले सारे प्रोसेसेस आइसोथर्मल है। एग्जांपल के तौर पे जैसे हम इमेजिन करते हैं कि सर ने आइसोथर्मल प्रोसेस तो बताया है, लेकिन अब आइसोथर्मल प्रोसेस सोच में भी तो आना चाहिए कि ऐसा कौन सा प्रोसेस होगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल ह्यूमन बॉडी होती है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर रनिंग होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। उसके अलावा आइसोबारिक प्रोसेसेस हैं।
हियर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। अब आइसोबारिक प्रोसेसेस ऐसे हो गए जिनके अंदर प्रेशर वेरी नहीं कर रहा, या प्रेशर कांस्टेंट है, या प्रेशर सेम रह रहा है। साइंटिस्ट बोलते हैं ऐसे कौन से? दुनिया जान के प्रोसेसेस हैं। जितने प्रोसेसेस यूनिवर्स में हो रहे हैं ज्यादातर तो आइसोबारिक ही हैं। नदी के ऊपर भी अगर पानी इवेपोरेट करता है तो आइसोबारिक प्रोसेस ही है। नदी के ऊपर लगने वाला प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ही। लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, ओपन वेसल में कर रहे हो तो आइसोबारिक ही है। अगर खुले वेसल में या खुले पतीले के अंदर आप चावल बना रहे हो, दाल बना रहे हो, ओपन वेसल है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर यह थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि प्रोसेस आइसोबारिक तब होता है अगर प्रोसेस के ऊपर लगने वाला प्रेशर कांस्टेंट हो। वो प्रेशर अगर चेंज ना करे तो ऐसी स्थिति में हम उस प्रोसेस को आइसोबारिक या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस मान लेते हैं। इसके अलावा आपका प्रोसेस आइसोकोरिक हो सकता है। हियर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज डेल्टा वी इक्वल टू 0। ऐसे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस हो सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं हो सकते? आपके सामने ही होते हैं। प्रेशर कुकर है, अब प्रेशर कुकर के अंदर आप कोई चीज पका रहे हो, ऊपर से ढक्कन तो बंद कर दिया, जरूरी बात है उसके ऊपर लिखा हुआ 1 लीटर का प्रेशर कुकर है। 1 लीटर के प्रेशर कुकर में आप कोई चीज पका रहे हो तो जरूरी बात है जो काम हो रहा है, जो कुछ भी उसके अंदर पक रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे पक रहा है। ऐसे प्रोसेसेस को आइसोकोरिक प्रोसेसेस बोला जाता है। आइसोकोरिक प्रोसेसेस वो हैं जहां पर वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज ना करे। प्रोसेसेस की डिस्क्रिप्शन में आइसोकोरिक प्रोसेसेस के अलावा हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेसेस है। These are processes that are done with insulations so that there is no heat exchange either to or from the system into the surroundings. That means Q must be equal to 0। कोई हीट चेंज ना हो, कोई हीट एक्सचेंज ना हो। आप ये तभी कर सकते हो जब आपका सिस्टम एडियाबैटिक हो। एडियाबैटिक मतलब आप अपने सिस्टम के आसपास एक इंसुलेटेड बाउंड्री लगा देते हो। इंसुलेटेड बाउंड्री के अक्रॉस हीट फ्लो ना तो अंदर से बाहर की साइड होता है और ना बाहर से अंदर की साइड पे होता है। साइंटिस्ट के हिसाब से एडियाबैटिक सिस्टम्स हैं। अब परफेक्ट एडियाबैटिक सिस्टम तो मुश्किल ही है, पर हाँ एडियाबैटिक सिस्टम्स है। गीजर है, अब गीजर के अंदर आपका लिक्विड वाटर हीट अप होता रहता है, लेकिन उसके बाहर इंसुलेशन लगी होती है, जिस कारण से ना तो हीट अंदर से बाहर जा सकती है, ना हीट बाहर से अंदर आ सकती है। वैसे एडियाबैटिक सिस्टम अगर मैं बताऊं तो उसमें बहुत आसान सा है। एक कमरे को आप इंसुलेट कर दो, रबर इंसुलेशन कर दो इसके अंदर, इसके आसपास पूरी तरह से इसको पैक आउट कर दो इंसुलेट। अंदर बैठ के अगर आप लकड़ी जलाते हो तो जरूरी बात है कि यहां पे हीट जनरेट तो होती है, हीट जनरेशन इसके अंदर हो रही है, लेकिन वो हीट ना तो सराउंडिंग्स में बाहर जा रही है और ना बाहर से कोई हीट अंदर की साइड पे आ रही है। अगर इस तरह का इंसुलेटेड सिस्टम हो जिसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर्स ना हो पाए, ना हीट का गेन हो और ना हीट का लॉस हो, तो ऐसी प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोल देते हैं। कई बार कुछ प्रोसेसेस आइसेंथैल्पिक होते हैं, दैट इज हियर अ रिएक्शन may have डेल्टा एच इक्वल टू 0। वैसे केमिकल रिएक्शंस के अंदर तो नहीं दिखाई देगा डेल्टा एच इक्वल टू 0, या तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। हाइपोथेटिकल कंडीशंस में ही, इमेजिनरी कंडीशंस में अगर हम ऐसा मान लें कि कोई रिएक्शन ऐसा है जिसका डेल्टा एच 0 है, जिसके एंथैल्पी चेंज 0 है, तो ऐसे रिएक्शन को हम आइसेंथैल्पिक प्रोसेस के नाम से बुलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में प्रोसेस आइसेंथैल्पिक टाइप का होने को वही आइसेंथैल्पिक है,
आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस भी हो जाते हैं। ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके लिए डेल्टा एस की वैल्यू 0 है। देखिए ये सब जो प्रोसेसेस आइसेंथैल्पिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस हैं, ये कुछ हद तक हाइपोथेटिकल हैं। हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल कंडीशंस में ऐसे प्रोसेसेस ऑब्टेन नहीं कर पाते जिनके लिए हीट चेंज 0 आए, डेल्टा एच की वैल्यू 0 है या एंट्रोपी चेंज की वैल्यू 0 आए। बहरहाल डेफिनेशन वाइज, हमारे एनालिसिस वाइज हम इस तरह के प्रोसेसेस को डिफाइन जरूर करते हैं। ठीक है, ये सारे जो मैंने अभी तक डिस्कस किए, ये आपके थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर्स के ऐसे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिन फंडामेंटल्स के चलते हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को आगे ले जा सकते हैं। अभी चैप्टर के कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस में और उसकी वर्क डन इक्वेशंस के अंदर घुसना बाकी है। तो जो डिस्कशन इस लेक्चर के अंदर हुई वो डिस्कशन थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स को लेकर के हुई। कारण उसका, इन बेसिक फंडामेंटल्स के बगैर आगे आने वाले चैप्टर को समझना पॉसिबल नहीं है। एज ए रिजल्ट, चाहे आपको ये आते हो चाहे आपको ये नहीं आते हो, इनको किसी भी फॉर्म में पढ़ना, इनको रिवाइज करना, इनकी डेफिनेशंस को याद करने से हमको कम से कम इस बात का फायदा तो रहेगा कि हम लोग को बेसिक आइडियाज थे तो हम कॉम्प्लेक्स चीजों को बेटर समझ पाएंगे। हमारा पूरा ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स को डेडिकेटेड था। हमारे आगे आने वाले चैप्टर के अंदर हम लोग स्पेसिफिक हीट्स और डिफरेंट टाइप्स की हीट्स को मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक चले जाएंगे। उसके बाद वर्क डन की कैलकुलेशंस करेंगे और उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे निकल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। The starting law with which thermodynamics is initiated is called the zeroth law of thermodynamics. zeroth law of thermodynamics का नाम zeroth law इसलिए पड़ा क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कवर करने के बाद बना था। तो इवेंचुअली फर्स्ट लॉ देने के बाद जब कोई लॉ बना, लेकिन इसकी जो पोजीशन थी वो फर्स्ट लॉ से पहले आनी चाहिए थी, इसलिए इसका नाम zeroth लॉ डाल दिया। zeroth law of thermodynamics थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का लॉ है। इक्विलिब्रियम का लॉ मतलब कि लेट अस जस्ट ट्राई टू एनालाइज द स्टेटमेंट फर्स्ट। पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कर लेते हैं और एक बार समझ में आ जाएगी उसको लिख लेना, उसको थोड़ा बहुत यहीं पर ही याद करने की कोशिश कर लेना ताकि घर पे काम थोड़ा कम रहे। zeroth law of thermodynamics says that if three bodies are kept in contact with each other as shown, I have three bodies in contact with each other, supposing body 1, body 2 and body 3, these are in contact with each other, and body 1 and body 2 lie in thermal equilibrium. This is statement 1. Statement 2 says body 2 and body 3 lie in thermal equilibrium. Then body 1 and body 3 must also lie in thermal equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रियम के लॉ का मतलब सिर्फ इतना है कि सपोजिंग मेरे पास तीन बॉडीज कांटेक्ट में हो, आपस में एक दूसरे के साथ एक थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, इसका मतलब बॉडी 1 और बॉडी 2 का जो टेम्परेचर है वो सेम है, बॉडी 2 और बॉडी 3 का जो टेम्परेचर है वो सेम है। तो अगर बॉडी 1 और बॉडी 2 आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी 2 और बॉडी 3 आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी 1 एंड बॉडी 2, बॉडी 3 विल ऑटोमेटिकली लाई इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। zeroth law ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ज्यादातर थर्मोडायनेमिकल लॉज कॉमन ऑब्जर्वेशन पर, कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड हैं। कॉमन सेंस की एप्लीकेशन करेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि अगर दो बॉडीज आपस में सेम टेम्परेचर पे है, बॉडी 2 और बॉडी 3 आपस में सेम टेम्परेचर पे है, ऑटोमेटिकली बॉडी 1 और बॉडी 3 भी आपस में सेम टेम्परेचर पर ही रहेंगे। क्यों ना इस चीज को लेकर के हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल निकाल ले कि zeroth law ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में किस फॉर्म में आती है। सो
if 500 gram of water at 100 degrees Celsius is mixed with 300 grams of water at 0 degrees Celsius, what will be the final temperature ऑफ द मिक्सचर? 500 ग्राम पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर रहा हूं, उसको मैंने 300 ग्राम पानी जो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फीला पानी है उसके साथ मिक्स कर दिया। तो अब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि मुझे यह बताओ कि इन दोनों टाइप के पानी को मिक्स करने के बाद वाटर का नेट टेम्परेचर क्या होगा, मिक्सचर का नेट टेम्परेचर क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि यह चीज बहुत मुश्किल है। फ्रॉम योर यंगर क्लासेस यू पीपल हैव ऑलरेडी लर्न्ड दैट Q इज इक्वल टू M इंटू C into delta T. Q is equal to M into C into delta T. M refers to mass of the system और mass of water which is present inside the system। अब जरूरी बात है यहां पर जो heat exchanges हैं वो पानी के बीच में हो रहे हैं। C is specific heat of water. Specific heat of water is 4.184 joule kilogram per degree Celsius. And delta T is the change in temperature. Change in temperature मतलब कि टेम्परेचर में क्या वेरिएशन आ रही है। मेरे को इतना पता है कि let that Q is equal to M into C into delta T. Q is equal to M into C into delta T. M refers to mass of the system और mass of water which is present inside the system। अब जरूरी बात है यहां पर जो heat exchanges हैं वो पानी के बीच में हो रहे हैं। C is specific heat of water. Specific heat of water is 4.184 joule kilogram per degree Celsius. And delta T is the change in temperature. चेंज इन टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर में क्या वेरिएशन आ रही है। मेरे को इतना पता है कि लेट द फाइनल टेम्परेचर आफ्टर इक्विलिब्रियम बी T डिग्री सेल्सियस। मान लो कि फाइनल टेम्परेचर जो है वो T डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में Q फॉर हॉट वाटर must be equal to Q for cold water। अब इस Q को हमें डिफाइन करना है। जरूरी बात है जो गर्म पानी होगा जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है वो हीट लूज करेगा और जो ठंडा पानी होगा जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है वो हीट गेन करेगा। तो दोनों साइड पर एक जगह 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डिप डाउन करेगा और एक जगह 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अपलिफ्ट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ऑटोमेटिकली आई कैन से M1 मल्टीप्लाइड बाई C मल्टीप्लाइड बाय फाइनल टेम्परेचर क्या होगा 100 माइनस T। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर था, जरूरी बात है वो घट के T डिग्री सेल्सियस तक आएगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू M2 मल्टीप्लाइड बाई C मल्टीप्लाइड बाय, अब वो जो 0 डिग्री सेल्सियस पर था वो बढ़ के T डिग्री सेल्सियस तक आएगा। फर्क कुछ नहीं पड़ता है, इसको T माइनस 0 डिग्री सेल्सियस कर दो ऐसे। स्पेसिफिक हीट तो दोनों साइड पे वैसे ही कट जाएगी। इनिशियल मास था 500, स्पेसिफिक हीट कट गई इंटू 100 माइनस T मस्ट बी फाइनल मास था 300 मल्टीप्लाइड बाई T। तो इसको सॉल्व आउट करोगे तो क्या आएगा 500 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 500 T विल बी इक्वल टू 300 T। या फिर टेम्परेचर T जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 800 दैट इज 500 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 62.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जब आप 100 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी को ठंडे पानी के साथ मिलाओगे तो एक थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। यह याद रखना कि थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने का जो फिनोमिनन है उसका जो फंडा है वो सिर्फ इतना है कि जो हॉटर बॉडी होगी वो कूल डाउन होगी, जो कूलर बॉडी होगी वो हीट अप होगी। तब तक ये दोनों बॉडीज आपस में हीट एक्सचेंजेस करते रहेंगे जब तक कि दोनों बॉडीज एक कॉमन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाते। हमारा पर्पस जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन में नॉर्मली यही कॉमन टेम्परेचर निकालने का होता है। अगर हम लोग ये कॉमन टेम्परेचर निकाल सकते हैं इसका मतलब हमें यह समझ में आता है कि अगर एक बॉडी के पास ज्यादा हीट है और एक बॉडी के पास कम हीट है तो हीट नॉर्मली हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रांसफर होगी। तो इस ट्रांसफर के बाद उन दोनों बॉडीज का जो कॉमन टेम्परेचर होगा, जरूरी बात है वो उन दोनों के टेम्परेचर के बीच में ही लाई करेगा।
ये तो नहीं हो सकता कि एक बॉडी अपने टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे चली जाए, 100 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी जो है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी की ना अगर क्रिएशन होती है और ना एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगी तो कांटेक्ट में आने के बाद, थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो उन दोनों बॉडीज के बीच में आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक ही चीज बोलते हैं कि इफ एनर्जी और हीट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इन दैट सिचुएशन वी नीड टू कंजर्व हीट। तो जब मैंने यहां पर यह लिखा Q ऑफ हॉट वाटर इज इक्वल टू Q ऑफ कोल्ड वाटर, इसका बेसिक मतलब एनर्जी कॉन्जर्वेशन का, हीट कॉन्जर्वेशन का। एनर्जी कॉन्जर्व हो रही है, हीट कॉन्जर्व हो रही है, इसका सिंपल इशू, सिंपल मतलब इतना होता है कि जितनी हीट एक बॉडी लूज करेगी उतनी ही हीट दूसरी बॉडी गेन करेगी। तो हम लोग को बस और कुछ नहीं करना, ये जो फॉर्मूला है MC इंटू डेल्टा टी, ये तो आपने बहुत यंगर डे से सीखा होता है, ये तो आपको बहुत यंगर डे से पता होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या टोटल अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब कितनी होती है, बॉडी टू बॉडी वो कैसे वेरी करती है, उसके अंदर क्या डिफरेंसेस आते हैं। और हमको करना कुछ नहीं है, एक बॉडी हीट लूज कर रही है, एक बॉडी गेन कर रही है, बस उन दोनों हीट्स को हमें बराबर कर लेना। सो लेट अस नाउ, अब इसके बाद लेट अस कम डाउन टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टेटमेंट वाइज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन लॉ। जैसे जीरोथ लॉ एक कॉमन सेंस का लॉ था, कॉमन ऑब्जर्वेशन का लॉ था, उसी तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन का लॉ है। हम लोग इसको अलग अलग स्टेटमेंट्स के फॉर्म में डाल सकते हैं। जैसे पहली स्टेटमेंट में हम बोलते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड and cannot be destroyed. If a body transfers heat to another body, then the same amount of heat must appear in it. Energy forms can change, but energy cannot be destroyed. The total energy of the universe is constant. The total energy of an isolated system is constant. चलो, अलग अलग सोच के हिसाब से, अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट के हिसाब से वैज्ञानिकों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कॉमन ऑब्जर्वेशन को अलग अलग टाइप की स्टेटमेंट्स दी। अलग अलग समय में से इवॉल्व होने वाले डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट्स का जो मेन फोकस था वो एक ही था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड।
फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक प्रकार से एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ था। मैंने आपके सामने बोर्ड के ऊपर 6 स्टेटमेंट्स लिख दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जबकि इन सारी स्टेटमेंट्स के पीछे जो सोच है वो सोच एक ही है। एक बात याद रखिए, वो कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सपोजिंग हम लोग इसी चीज को अंडरलाइन कर लेते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, हम एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, तो एज अ रिजल्ट हम एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ना तो एनर्जी की क्रिएशन पॉसिबल है, ना एनर्जी की डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर, इस पूरी सृष्टि के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होती है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज नहीं करती। As energy cannot be created and cannot be destroyed, he says if a body transfers heat to another body, then the same amount of heat must appear in it. अगर Q amount of heat मैं लूज कर रहा हूं दूसरी बॉडी को, मैं Q amount of heat लूज कर रहा हूं, तो दूसरी बॉडी में कितनी हीट अपीयर होगी? Q ही अपीयर होगी। वो इसका कहने का मतलब ही है कि जितनी हीट मैं लूज करता हूं दूसरी बॉडी उतनी हीट गेन करती है। जितनी हीट मैं लूज करता हूं दूसरी बॉडी उतनी हीट गेन करती है। कहने का मतलब तो सिर्फ इतना ही है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। इसका मतलब एनर्जी का अनअकाउंटेबल लॉस नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाए, हमको यही नहीं पता चल रहा कि हीट या एनर्जी गई कहां पर। अगर एक बॉडी हीट लूज कर रही है और दूसरी बॉडी हीट गेन कर रही है, तो जिस बॉडी ने हीट लूज की है उसकी लॉस्ट अमाउंट ऑफ हीट दूसरी बॉडी के गेन्ड अमाउंट ऑफ हीट के बराबर हो। वो कहते हैं एनर्जी फॉर्म्स कैन चेंज बट एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। फॉर्म चेंज हो सकता है, आप हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, थर्मल एनर्जी को, हीट एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। जो एनर्जी की कन्वर्जन्स है, उसकी जो इंटर कन्वर्जन्स है वो संभव है, वो पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि एनर्जी का एक फॉर्म ही रहेगा, एक फॉर्म उसका दूसरे अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन किसी भी स्थिति में आप किसी एनर्जी के ट्रांसफर के टाइम पर या हीट के ट्रांसफर के टाइम पर किसी तरह का परमानेंट लॉस इनकर नहीं करोगे। आप ये नहीं कहोगे सर हमको तो यही नहीं पता चला 20 जूल उसने रिलीज की थी, 15 जूल तो यहां पे अकाउंट हो रही है, लेकिन 5 जून का कोई अता पता नहीं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट थर्मोडायनेमिक्स में नहीं चलती कि हीट का अता पता नहीं, कि हीट कहां गई, हमें ऐसा नहीं पता। साइंटिस्ट कहते हैं कि एनर्जी की कन्वर्जन हो रही है, एनर्जी की इंटर कन्वर्जन हो रही है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हीट की कैलकुलेशन, हीट की टोटलिंग बराबर होगी, हमेशा सही होगी। इसके अंदर हीट का लॉस, अनड्यू टाइप का लॉस नहीं होगा। इसी चीज को बताने के लिए कि एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, हम लोग बोलते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है, इस पूरी यूनिवर्स के अंदर कुल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी प्रेजेंट है वो कांस्टेंट है। एनर्जी कांस्टेंटली बढ़ नहीं रही और एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। तो कहते हैं जितनी एनर्जी क्रिएट होनी थी हो गई। यूनिवर्स के स्टार्ट में यूनिवर्स के पास जितना एनर्जी कंटेंट था उतना एनर्जी कंटेंट कांस्टेंट है। तो आज की तारीख में हमारे साथ यहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी के फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी चलती है, जरूरी बात है कि आप एनर्जी कंज्यूम करते हो, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में, वो तो फूड के स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में, और फूड जो होता है वो नेचर के फॉर्म में प्रेवलेंट होता है। तो साइंटिस्ट कहते हैं या तो एनर्जी के फॉर्म्स चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूनिवर्स के अंदर कांस्टेंट है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरलाइन, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। एनर्जी फॉर्म्स कैन चेंज, एनर्जी के फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। बॉडी ट्रांसफर्स हीट टू अनदर, देन द सेम अमाउंट ऑफ हीट मस्ट अपीयर इन द अदर बॉडी ऑल्सो। अब यूनिवर्स का जो स्मॉल प्रोटोटाइप है हमारे पास यहां पर अर्थ पे, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा है जिसके बॉर्डर के अगेंस्ट ना तो हीट का ट्रांसफर हो सकता है और ना मास का ट्रांसफर हो सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसके अक्रॉस ना एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल है और ना मास का ट्रांसफर पॉसिबल। तो वो कहता है द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। यूनिवर्स हो गया, कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, साइंटिस्ट कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में भी एनर्जी कंटेंट हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कोई ऐसी मशीन बनाऊं, एक परपेचुअल मोशन मशीन बनाऊं जो मुझे कॉन्स्टेंटली मोशन दे रही है, मुझे कॉन्स्टेंटली वर्क दे रही है, लेकिन एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रही? साइंटिस्ट कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज नॉट पॉसिबल। कि आपको कोई मशीन कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क दिए चले जा रही है, एक मशीन आपको कांस्टेंट मैकेनिकल वर्क, यूजफुल मैकेनिकल वर्क, लोकोमोशन, किसी फॉर्म की मूवमेंट दिए चले जा रही है, लेकिन वो किसी भी फॉर्म में एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रही। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ही सेज दैट इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ परपेचुअल मोशन। परपेचुअल का मतलब होता है बार 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 बार। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ परपेचुअल मोशन मशीन दैट परफॉर्म्स वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी, जो काम करे लेकिन काम करने के एवज में वो कोई एनर्जी कंज्यूम ना करे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इतनी सारी स्टेटमेंट्स में
इतनी सारी स्टेटमेंट्स जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखी हैं, इन सारी स्टेटमेंट्स के पीछे की सोच सिर्फ एक ही है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आइए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कोई प्रूफ तो नहीं है, ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, हमारी कॉमन सेंस है, इसको एक मैथमेटिकल विजन दे देते हैं, इसे एक मैथमेटिकल फॉर्म दे देते हैं। सपोजिंग आई हैव अ गैस विच इज प्रेजेंट इनसाइड अ पिस्टन सिलेंडर असेंबली, और इसके अंदर हमारी गैस प्रेजेंट है ऐसे करके। सपोजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज E1 विच इज कंटेन्ड इन दिस पर्टिकुलर वेसल। अब इस E1 गैस के ऊपर जो इस वेसल में कंटेन्ड है, लेट अस सप्लाई Q अमाउंट ऑफ हीट। सपोजिंग Q अमाउंट ऑफ हीट मैं इस वेसल को, इस सिलेंडर को सप्लाई कर रहा हूं, और ऊपर की साइड से आई एम परफॉर्मिंग W अमाउंट ऑफ वर्क। मैंने सिस्टम के ऊपर काम किया, तो जब मैंने सिस्टम के ऊपर काम किया तो मेरे काम करने की वजह से, वर्क करने की वजह से सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। और नीचे से अगर मैंने मोमबत्ती जला दी तो मोमबत्ती के जलने की वजह से भी आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। मान लो कि ये सब कुछ होने के बाद मैं उसी पिस्टन सिलेंडर असेंबली पे आ जाता हूं, जिस पिस्टन सिलेंडर असेंबली के अंदर मेरी ये गैस कंटेंट है। मान लीजिए कि इस गैस की इंटरनल एनर्जी अब E1 से बढ़ के E2 हो गई। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें ना तो E1 के बारे में पता है ना E2 के बारे में पता है। मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर इस चीज का स्पष्टीकरण किया था कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमें नहीं पता होती, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम डिटरमिन नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज द सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज प्रेजेंट विद द मॉलिक्यूल। हम ये तो नहीं बता सकते कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, E1 की वैल्यू क्या होगी मुझे नहीं पता, E2 की वैल्यू क्या होगी मुझे नहीं पता। लेकिन हां, मुझे एक चीज पता है कि अगर ये इंटरनल एनर्जी E1 से E2 तक बढ़ जाती है तो ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस वजह से आता है। तो साइंटिस्ट से दैट इफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम E1 टू E2 देन डेल्टा E which is going to be E2 minus E1 must be equal to plus Q plus W। ये जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आ रहा है, जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई थी E1 से E2 तक, उसको हम लोग अगर डेल्टा E के फॉर्म में नोटिफाई करते हैं तो डेल्टा E दैट इज E2 माइनस E1 मस्ट बी इक्वल टू प्लस Q प्लस W। ये जो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हुआ, ये दो चीजों की वजह से हुआ, एक तो मेरे हीट सप्लाई करने की वजह से और एक मेरे उस सिस्टम के ऊपर काम करने की वजह से। तो मैं हीट की इंक्लूजन करूंगा, हीट की इंक्लूजन करने के अलावा मैं वर्क की इंक्लूजन भी करूंगा कि ये जो इंटरनल एनर्जी चेंज आया, ये एक हीट सप्लाई करने की वजह से आया और एक काम करने की वजह से आया, वर्क करने की वजह से आया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इस स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए मैं सबसे पहले आपको वर्क डन की कन्वेंशंस बता देता हूं, हीट की कन्वेंशंस बता देता हूं। तो अगर ये लिख ली हो स्टेटमेंट्स तो मैं इनको मिटा देता हूं। सबसे पहले तो कन्वेंशंस ऑफ वर्क, वर्क के बारे में एक दो पॉइंट जरूर नोट करना। वर्क इज अ पाथ फंक्शन that is total amount of work depends upon the path followed by the process। ये याद रखो कि सिस्टम पे काम हो सकता है, ये भी हो सकता है कि सिस्टम काम करे, दोनों चीजें पॉसिबल है। हो सकता है कि आप सिस्टम के ऊपर वर्क परफॉर्म कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा हो। ऐसी सिचुएशन में जो कन्वेंशंस ऑफ वर्क है उसमें ये नोटिफाइड है दैट इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम then its sign is negative. If work is done on the system
देन इट साइन इज पॉजिटिव। ये हम लोग सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं, ये कन्वेंशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वर्क डन की कन्वेंशंस फिजिक्स से हमारी डिफरेंट होती हैं। केमिस्ट्री की वर्क डन की कन्वेंशंस इंटरनेशनल यूनियन से गवर्नड है, फिजिक्स की वर्क डन की कन्वेंशंस एसआई सिस्टम से गवर्नड है। मतलब हम दोनों साइंसेस, दोनों ब्रांचेस के अंदर वर्क डन का सेम ही होता है, मतलब दोनों का सेम है, लेकिन जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव साइन कन्वेंशंस हैं वो अपोजिंग हैं, वो उल्टी हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि अगर सिस्टम काम करता है तो ये नेगेटिव वर्क डन होता है, और अगर हमने सिस्टम पे काम किया तो ये पॉजिटिव वर्क डन होता है। फिजिक्स में जो आपके टीचर्स हैं वो इसी साइन कन्वेंशन का उल्टा इस्तेमाल करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। केमिस्ट्री में आप केमिस्ट्री की कन्वेंशन यूज कीजिए, फिजिक्स में फिजिक्स। सो ये जो वर्क डन की बात हम कर रहे हैं, जो हमने यहां पे वर्क रिप्रेजेंट किया, दैट वर्क इज अ पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब क्या कि वो स्टेट फंक्शन नहीं है। स्टेट फंक्शन वो पैरामीटर है जिसकी वैल्यू आपके प्रोसेस की सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी, और इस चीज के ऊपर नहीं कि वो प्रोसेस कैसे हुआ। पाथ फंक्शन वो होता है जो आपके प्रोसेस के पाथ के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपका प्रोसेस कैसे चल रहा है। पहले आपने गैस को एक्सपैंड किया, फिर आपने गैस को कंप्रेस किया, फिर और कंप्रेस किया, फिर और कंप्रेस किया, फिर बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया, फिर कंप्रेस किया, फिर एक्सपैंड किया, कंप्रेस किया। आप ये जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, इन सारे पाथ्स में जो वर्क डन है वो हर पाथ के लिए कैलकुलेट होकर के फिर टोटल होगा। जबकि स्टेट फंक्शन के लिए ये बीच में आपने क्या किया इस पे डिपेंडेंट नहीं होता। फंक्शन सिर्फ आपके प्रोसेस के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंडेंट होता है, और बीच में वो प्रोसेस कैसे हो रहा है इस चीज के ऊपर नहीं। वर्क इज अ पाथ फंक्शन, सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डिपेंड्स, ऐसे ही कह रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या पाथ फॉलो कर रहा है, योर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ पाथ दैट इज फॉलोड बाय द प्रोसेस। वर्क डन बाय द सिस्टम is taken to be negative work done, and work done on the system is taken to be positive work done. So this type of work done here is expansive work done, मतलब work done के साथ, काम के साथ साथ वॉल्यूम का चेंज accompanied होगा। If I say that the type of work done here is expansive, then work done by the system, मान लो कि वो नेगेटिव वर्क डन है, is minus P multiplied by V2 minus V1, or minus P multiplied by something which you can very easily write as delta V. So change in volume multiplied by pressure, this gives you amount of work done by the system। मैं नेगेटिव साइन लगा रहा हूं, इसका मतलब सिस्टम काम कर रहा है। अगर यहीं पे मैंने पॉजिटिव साइन लगाया होता, इसका मतलब हम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते। वर्क डन की कन्वेंशंस पता होनी जरूरी है। हीट की कन्वेंशंस नॉर्मली स्टूडेंट्स को यंगर क्लासेस से ही पता होती हैं। इफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम देन दिस इज पॉजिटिव हीट, इफ हीट इज सप्लाइड बाय द सिस्टम देन दैट इज रिलीज्ड हीट इज कॉल्ड नेगेटिव हीट। तो ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं, इन्हीं डिस्क्रिप्शंस के चलते हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्क्राइब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सजेस्टिंग दैट डेल्टा E is equal to Q plus W. Now when I write plus Q plus W, this actually means that heat was supplied to the system, and when I write plus W, this means that work was performed on the system and not by the system. यही जो डेल्टा E की वैल्यू है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी occurred because of supplying heat and providing work, this equation can also vary. अगर मान लो वही बात है कि सपोजिंग कोई सिस्टम को आप हीट सप्लाई कर रहे हो और वो सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क आप उस पर नहीं कर रहे हो, तो यही इक्वेशन Q माइनस W हो जाएगी। उसी हिसाब से हमारी इक्वेशन के साइंस और उसकी कन्वेंशंस ऑल्टर हो जाएंगे, जिस हिसाब से आपका प्रोसेस चलेगा। तो प्रोसेस की मूवमेंट के हिसाब से, प्रोसेस के चलने के हिसाब से हम लोग Q और W के साइंस को वेरी कर देंगे। अब इसके साथ में थोड़ी सी जो केमिकल एस्पेक्ट है, यानी कि इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो केमिस्ट्री के साथ रिलेशन है, उस रिलेशन को थोड़ा एक्सप्लोर करें। जैसे कि फॉर केमिकल रिएक्शंस दैट आर डन in open vessels, point 1, pressure is constant. Point 2, Q is given as delta H, that is enthalpy change for the reaction. जो Q होगा amount of heat supplied
और अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय द रिएक्शन दैट विल बी गिवन एज एंथैल्पी चेंज। हमें पता है एंथैल्पी इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट विच इज प्रेजेंट विद द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके अलावा इफ केमिकल रिएक्शन is homogeneous, gas phase, then we know that delta U is equal to Q plus W, जो हमारी यूजुअल कन्वेंशन हमने ली थी। बट इफ रिएक्शन परफॉर्म्स वर्क, केमिकल रिएक्शन इस्तेमाल किस लिए करते हैं? इसलिए नहीं कि हमें उसके ऊपर काम करना पड़े। केमिकल एनर्जी को जरूरी बात है हम किसी और एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो केमिकल रिएक्शन काम करेगा। रिएक्शन काम करेगा तभी तो उस केमिकल रिएक्शन का फायदा है। तो अगर केमिकल रिएक्शन काम कर रहा है, बट इफ द रिएक्शन परफॉर्म्स वर्क, देन डेल्टा यू मस्ट बी इक्वल टू, क्यू को लिख दोगे डेल्टा एच माइनस डब्ल्यू। So minus W का मतलब क्या हुआ? Minus W means that the system is performing work. So delta U must be equal to delta H minus P delta V. Minus P delta V work will be given as pressure multiplied by change in volume. So pressure multiplied pressure of the reaction. और उसके अलावा अगर आपका रिएक्शन काम कर रहा है तो उसके अंदर जो गैसेज हैं उन गैसेज के अंदर वॉल्यूम चेंज अकम्पनीड क्या था? रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। अब कांस्टेंट प्रेशर पर जरूरी बात है कोई वॉल्यूम चेंज इनकर हो रहा होगा। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं इनकर होगा तो तुम्हारा रिएक्शन काम कैसे करेगा? रिएक्शन अगर काम कर रहा है इसका मतलब उस रिएक्शन के अंदर वॉल्यूम चेंज अकम्पनीड है। तो अकम्पनीड वॉल्यूम चेंज को आपको डेल्टा वी के फॉर्म में तो लिखना ही पड़ेगा। सो वंस यू राइट इट एज लाइक दिस, देन वी कैन से दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सो प्रिज्यूमिंग that gases are all ideal, आइडियल गैस इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बोल सकते हैं P डेल्टा V मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा Ng इंटू RT। तो डेल्टा Ng इज गिवन एज change in the number of gaseous moles, that is total gaseous product moles minus total gaseous reactant moles. This will be given as delta Ng. So I can also suggest that delta H will be equal to delta U plus delta Ng RT. This expression will normally hold true for chemical reactions that are performing work under constant pressure conditions. So under constant pressure conditions, this delta H represents heat content of a reaction at constant pressure and delta U represents heat content of a reaction at constant volume. इसी चीज के बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था कि अगर डेल्टा U की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो दैट विल बी हीट कंटेंट प्रेजेंट विद द सिस्टम अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस. सो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT. सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT. बस इतना याद रखना, एक तो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, उन रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होगा. केमिकल रिएक्शन होमोजीनियस गैस फेज होना चाहिए. लिक्विड के लिए या सॉलिड के लिए आप P डेल्टा V को डेल्टा Ng RT नहीं लिख सकते. ये डेल्टा Ng चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स है. तो अगर आपका रिएक्शन पूरा लिक्विड या सॉलिड बेस्ड है, ऐसी स्थिति में इस रिएक्शन को, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. इस तरीके की रिएक्शन सिर्फ उन केसेस में इस्तेमाल होगी जहां पर आपका रिएक्शन होमोजीनियस गैस फेज होगा. तो दिस इज वन फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओनली, जिस फॉर्म से हम लोग केमिकल रिएक्शंस को डील कर